जिगर चूंकि previous topic, ये सोन previous topic was beta regarding potential difference or terminal potential difference as well, and also we discussed EMF of a cell or a battery. So let me discuss better today. Before we take today's topic regarding the same subtopic, regarding cell, its internal resistance and other relations with it, first we introduced the previous topic. Lastly, we was reached in the first topic. So was reached at the point of the relation between is the previous topic, relation between terminal potential difference and EMF. And beta, you know this relation we have deduced. Terminal potential difference is always measured as EMF minus potential drop within a cell or a battery. We today call this as internal resistance effect. So today we will measure this part, and this called as IR. V means terminal potential difference. E means EMF, and this is the internal resistance and the current threading through the circuit. Let us take the example. If this is the cell, and there is always some opposition offered by cell electrolyte within, and we have observed this whenever external load is introduced with it, always it threads current through it, through the circuit, and when we measure this potential drop of this cell or a battery from across this terminal A to terminal B, it is V, and EMF of battery is E. So potential difference or potential drop of terminals of a cell V is measured as in general EMF minus IR. This R is the internal resistance. लेकिन जिगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट डे आपको कहा था ये रिलेशन बड़ी अहम रिलेशन है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के कंपैरिजन में क्लोज्ड सर्किट में स्मॉल होता है, लेकिन इसके स्पेशल केसेस में हम देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कभी ईएमएफ के बराबर भी होगा, हमने बोला था आपसे। लेकिन ये प्रोसेस, जनरल प्रोसेस जो हमने हासिल किया था अल्फा रिजल्ट, इसको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था बेटा कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेसर देन ईएमएफ है, ये केस होता है डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, यानी जब एक सोर्स इलेक्ट्रिक करंट को कॉज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है सर्किट के एलिमेंट्स में। इसी तरह से अगर हम ओपन सेल बनाएंगे, यानी ओपन सर्किट बनाएंगे, तो ओपन सर्किट में हमारे पास सर्किट डिस्कनेक्ट होता है, तो करंट थ्रेडिंग थ्रू बिकम जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, तो आपका V हो जाएगा सीधे ईएमएफ के बराबर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होती है ईएमएफ को। प्रीवियस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसकी मीनिंग क्या है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर भी होता है, लेकिन शर्त है कब? जब सर्किट में कोई करंट एक्सटर्नल सर्किट में नहीं जाती हो। इसकी मीनिंग जो ओपन सर्किट, मेरे हाथ में अगर सेल होगी या मोबाइल फोन की बैटरी होगी, बाहर निकाल के आपने सर्किट से, तो मैं कहूंगा ये ओपन सेल है और ओपन बैटरी है, तो उसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बनेगी वो उस टाइम उसके ईएमएफ के बराबर होगी। लेकिन बेटा लास्ट केस भी मैंने आपसे कहा था कि बेटा ऐसा भी होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये ग्रेटर भी हो सकता है ईएमएफ को, यानी ग्रेटर देन ईएमएफ भी हो सकता है। सर ये कहां पॉसिबल है? बेटा ये तब पॉसिबल है जब आप रिचार्जिंग करते हो, यानी रिचार्जिंग ऑफ ए सेल की रिचार्ज के टाइम में आप ध्यान रखोगे, हम बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का केस ईएमएफ से बड़ा देखते हैं। कैसे? आप जानते हो
मैं यहां पे बनाता हूं एक सर्किट। ये सर्किट के पास एक सोर्स सेल और एक बैटरी है, प्लस एंड माइनस, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इसके बाद हम इसको एक्सटर्नल लोड के साथ जोड़ते हैं, आर एक्सटर्नल एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बेटा अब अगर इसी के अक्रॉस में हम जैसे चार्जर की बात करते हैं, चार्जर लगाते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो वो चार्जर में रिवर्स होता है, यानी इस चार्जर की पिन यहां नेगेटिव टर्मिनल देती है और यहां पॉजिटिव टर्मिनल देती है। और अगर इस सेल और बैटरी की अपने कुछ पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट है, तो सप्लाइड का हम इससे ज्यादा देते हैं एज इनपुट करंट, तो इसको हम इससे ज्यादा से 3 वोल्ट। आप देखते होंगे बेटा कि जो बैटरी हमारे मोबाइल फोन के अंदर होती है, जो उसकी वोल्टेज रेट होती है, तो हमारा चार्जर उससे ज्यादा उसको इनपुट करंट देता है। जब ये ज्यादा देता है तो यहाँ रिवर्स करंट होती है। अगर सेल के अंदर, रिचार्जिंग सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो तो क्या होता है बेटा, उसमें रिवर्स भी होता है। जैसे अगर हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जब ये सेल में केमिकल चेंज होता है तो ये डिसोसिएट होता है। H2SO4 जैसे H2O प्लस SO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी, या H2O प्लस SO3 प्लस एनर्जी। लेकिन बेटा जब हम रिवर्स करते हैं, जब हम यहां से एक्सटर्नल इनपुट करते हैं रिवर्स प्रोसेस में, जिसकी पोटेंशियल इससे ज्यादा होती है, तो रिवर्स करंट डिफरेंस करके बनती है। इस पोटेंशियल को इससे निकाल के नेट पोटेंशियल जो बनता है डिफरेंस, उससे यहां करंट जाती है और वो करंट इसको रिवर्स करती है, इस प्रोसेस को वापस H2SO4 कर देती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस रिचार्ज हो जाती है। तो रिचार्जिंग प्रोसेस में बेटा एक्सटर्नल इनपुट पोटेंशियल ग्रेटर देन इंटरनल ईएमएफ ऑफ सेल से होना चाहिए, इसीलिए रिचार्जिंग होती है बेटा। और जिन इलेक्ट्रोलाइट्स में ये होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स रिचार्जिंग सेल्स में यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास ये सेल है, तो जिगर ये सिंपल बात थी प्रीवियस टॉपिक के बारे में कि किस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है। तो केस याद रखिए, रिचार्जिंग ऑफ ए सेल और ए बैटरी के टाइम में यही होता है रिवर्स प्रोसेस, जिसमें अप्लाइड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल से ज्यादा होता है। तो बेटा इस तरह से हम ये चीज प्रीवियस टॉपिक का आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो आज के क्लास में हम आपसे बात करते हैं, तो आज हम बात करते हैं सेल एज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे सेल क्या है, और सेल के अंदर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का पॉइंट आया ये क्या है, और इसकी रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे। तो बेटा आज के टॉपिक में हम जाते हैं, तो धीरे धीरे हम आज के इस टॉपिक पे जाते हैं। तो लेट वी डिस्कस दिस पॉइंट। तो बेटा अब हम बात करते हैं आज की क्लास में सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के बारे में। तो आइए जिगर, सेल क्या है? तो सेल क्या है? ए डिवाइस है। ए डिवाइस, कौन सी डिवाइस है बेटा? ए डिवाइस विच provides electrical energy to the elements of a circuit। यानी बेटा हम सर्किट में फैन लगाते हैं, उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एक सोर्स होता है जो वर्क डन करता है ईएमएफ के एतबार से। सेल होता है या बैटरी होता है या जनरेटर होता है या कोई एलिमेंट हम इसमें यूज करते हैं, बल्ब की तरह, फैन की तरह, टीवी की तरह, जो भी कोई चीज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उस हर एक चीज में बेटा हम करंट देते हैं, वो करंट सोर्स बनाता है, उस सोर्स ये होता है। तो इसको हम भाई सोर्स कहते हैं। A device which provides electrical energy to the elements of a circuit, we call this a cell।
तो बेटा ये सेल क्या करती है? एक्चुअली बेटा हम इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ सेल। तो एक्चुअली बेटा क्लास 12th में आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ा भी होगा, तो आपने बहुत जाना होगा सेल के बारे में। हम एक सिंपल सेल की बात करते हैं एज ए ड्राई सेल। तो हम इसकी जो बात करते हैं बेटा, हम यहाँ पे जैसे एक जार लेते हैं, इस जार के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होती है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन जैसे H2SO4 या बाकी सॉल्यूशंस। इसके बाद ये किस तरह से सेल बनाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? नेचर में कोई चीज नहीं है जो एनर्जी क्रिएट करता है, लेकिन ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है बेटा। कैसे करता है? बेसिकली ये केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है जिसको ये ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो बेटा केमिस्ट्री का पॉइंट है, थोड़ा सा आपको हेल्प करते हैं। तो बेटा यहां से हम दो इलेक्ट्रोड्स एज मेटल प्लेट्स लाते हैं, इनको डिप करते हैं इसके अंदर। जब डिप करते हैं तो एक प्लेट, जैसे मैं एग्जांपल जिंक की लेता हूं, जिसमें एग्जांपल कॉपर की लेता हूं। ये जिंक क्या करता है बेटा? ये जिंक अंदर में जो सॉल्यूशन होता है वो डिसोसिएट होता है, H2SO4 डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन्स में और सल्फ्यूरिक नेगेटिव आयन्स। ये जो जिंक मेटल होता है इसका एटम डिसोसिएट होता है, जिंक डाइवलेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लीव करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी डेंसिटी में बढ़ते ऊपर पार्ट में, और इसलिए बेटा हम इसको कैथोड कहते हैं, कैथोड। और ये जो जिंक होता है, ये जिंक क्या करता है? इसमें जो जिंक पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो इस सल्फेट को ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि H2SO4 बनने में और ZnSO4 बनने में नेचर ज्यादा इसको प्रेफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें कम एनर्जी खर्च होती है बनने में, नेचर पसंद करता है, या इसका जो साइज होता है आयोनिक साइज के साथ ज्यादा इक्वेट करता है। यही वजह है कि ये ज्यादा पसंद करता है। तो इसीलिए डिसोसिएशन होती है H पॉजिटिव और SO4 डाइवलेंट नेगेटिव आयन्स की। SO4 की मूवमेंट्स यहां होती है। तो इसके बाद ये जिंक जो होता है, ये Zn डाइवलेंट पॉजिटिव SO4 डाइवलेंट नेगेटिव के साथ मिक्स होके क्या बनाता है? ZnSO4। इसमें जिंक सल्फेट क्रिएट होता है। लेकिन बेटा इसके साथ हम एक्सटर्नल सर्किट जोड़ते हैं, एक्सटर्नल सर्किट जोड़कर हम देखते हैं यहाँ पे हमें लोड होता है, यहाँ पे वर्क होता है, और ये इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं यहां से यहां जाते हैं, इसलिए हम इसको कैथोड कहते हैं, इसको एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। और करंट कहां से कहां जाएगी? रिवर्स ऑफ दैट, करंट यहां से यहां जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो इसमें बनती है वो यहां आके इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होके यहां आ जाते हैं। तो मैं शॉर्ट कह रहा हूं बेटा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल में किस तरह से केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल, तो ये केमिकल चेंजेस हो जाती है। केमिकल चेंजेस होते होते हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहां से कॉपर के प्लेट पे। कॉपर के प्लेट जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, H पॉजिटिव आयन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तो H पॉजिटिव आयन्स इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तो ये H2 गैस हो जाता है, तो यहां से गैस इवॉल्व होती है। तो ये प्रोसेस होने में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बनती है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, और ये विद इन द सेल इंटरनल पार्ट है। और हम देखते हैं बेटा, ये पार्ट हम पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन इसको हम सोर्स कहते हैं। लेकिन सोर्स के अंदर भी प्रोपगेशन होती है, ट्रांसफर होती है, ये आयन्स की कंडक्शन होती है। तो बेटा नटशेल हम कहेंगे
ये करंट बनती है, इसकी वजह से केमिकल कंपोजिशन होता है चेंज, उसी से इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बनती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो एक करंट बनती है। यही इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में होते हैं, सेल और बैटरी से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी मिलती है, इस बैग से एनर्जी लेके वो चले जाते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं लोड पर, फिर वापस चले जाते हैं, एनर्जी फिर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन ये एनर्जी कहां से आती है सेल में? इसमें केमिकल चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो बेटा ये नटशेल मैंने आपको बताया कि किस तरह से केमिकल चेंज थोड़ा सा होता है केमिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको थोड़ी परेशानी होती। तो बेटा बात हम करते हैं सेल। तो व्हाट इज ए सेल? ए डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द एलिमेंट्स ऑफ ए सर्किट, ऑफ द सर्किट एलिमेंट सिंपली। तो इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी हेल्प की मैंने आपको बेटा। इसके बाद हम वापस अपने टॉपिक में जाते हैं और सेल की बात करते हैं। लेकिन सेल के अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं बेटा बैटरी मैकेनिज्म, बैटरी मैकेनिज्म और सेल मैकेनिज्म, सेल मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म में हम देखते क्या होता है। इसमें देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाते हैं, अंदर से यहां जाते हैं। तो बाहर से करंट ऐसे जाती है, अंदर से करंट ऐसे आती है। तो अंदर से करंट प्लस से माइनस जाती है, बाहर से अंदर से करंट माइनस से प्लस जाती है, और बाहर से करंट कहां से? प्लस से माइनस जाती है। तो इस तरह से हम पूरा सर्किट देखते हैं। करंट यहां से ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो यहां से ऐसे कंडक्शन होती है। लेकिन इसके अंदर जो आयन्स फ्लो करते हैं, उन आयन्स को भी कोलूजन्स होते हैं, और जो कोलूजन्स आयन्स को होते हैं वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसी है। इसके अलग फैक्टर्स देखेंगे। लेकिन ये जो आयन्स यहां फ्लो करते हैं विद इन द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, उनको जो कोलूजन्स बनते हैं वो तो इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल और बैटरी के अंदर होता है, इसलिए वो एक फिक्स्ड अपोजिशन होता है ऑफर्ड, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा इसी की बात हम करते हैं, इंटरनल। तो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है इन आयन्स को जो कंडक्ट होते इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और उनकी जो अपोजिशन बनती है, उनकी जो ऑब्स्ट्रक्शन बनती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी हमें डिस्कशन करनी हो। तो आइए बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में आपसे बताते हैं। सो व्हाट वी मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? सो लेट वी क्लियर इट बेटा, what we mean by internal resistance. So my dear students, it is good evening to all of you this time in the class. तो बेटा बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस की, जिसको हम स्मॉल आर से डिजिग्नेट करते हैं। हालांकि आपको मालूम है जो रिलेशन हमने बना के रखी है वो ये है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ माइनस आईआर। तो ये एक कॉमन रिलेशन हमने बना के रखी है अभी तक। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? यू नो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय the conducting ions within an electrolyte, within an electrolyte। तो बेटा अभी आपने देखा सेल के अंदर कंपोजिशन में ऐसा होता है। तो बेटा इसी के बारे में हम बात करते हैं। आइए हम आपको क्लियर भी करते हैं ये चीज। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक सेल की इलेक्ट्रिकल सिंबल लेता हूँ, इसके साथ में अब लेता हूँ एक छोटी सी रेजिस्टेंस, और आप समझोगे ये यही रेजिस्टेंस है जो इंटरनल रेजिस्टेंस विद इन द इलेक्ट्रोलाइट बनता है, और ये फिक्स्ड वैल्यू होता है एक पर्टिकुलर सेल और बैटरी को। अगर मैं बेटा मानता हूं इसकी EMF E है,
बराबर 12 वोल्ट। जब मैं यहां ये लिखता हूं वैल्यू, आपको समझना है ये ओपन सेल का ईएमएफ है। जब मैं इसको एक्सटर्नल लोड से जोड़ता हूं, तो एक्सटर्नल लोड मैंने ऐसे जोड़ा है बेटा, ये लोड कितना है 4 ओम, और यहां कितना है बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट। और जब ये करंट कंडक्ट करता है तो मैं मेजर करता हूं, अगर 12 वोल्ट की बैटरी से या ईएमएफ ऑफ दैट से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होते करंट बनती है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं अगर इसमें कितनी करंट, सपोज इसमें 2 एम्पियर करंट मैं देख रहा हूं, यानी करंट जो इसमें है वो 2 एम्पियर है, और मैं इसके अक्रॉस में पैरेलल लगाता हूं वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। जब मुझे यहां पता चलता है, या मैं ऐसे देखता हूं यहां कितनी करंट है ओम्स लॉ से, तो करंट यहां बनेगी एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R। तो आपको पता है जो V है ये यहां पे EMF है अपॉन R एक्सटर्नल लोड की रेजिस्टेंस। मैं ऑब्जर्व करता हूं बेटा ये कितना है 12, और R कितना है बेटा, इट इज 4 एंड यू नो 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो मैं देखता हूं 3 एम्पियर करंट, तो यहां से 3 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रही है। तो अगर यहां से इतनी करंट ड्रॉ हो रही है तो ये वोल्टमीटर प्रैक्टिकली मुझे वोल्टेज बताएगा। भाई ये कितना बताना चाहिए 3 4s are 12, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं इसके अक्रॉस 3 4s are 12, क्योंकि V इक्वल टू IR, R4 है, I3 है, दैट इज 12। लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं ये 12 नहीं होता है, ये इससे कम होता है। सपोज ये हमें क्या देता है, यानी ऑब्जर्वेशन। अगर मैं देखता हूं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, या यहां पॉइंट ए पॉइंट बी के अक्रॉस भी वही आएगा एक्सटर्नल पार्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल पार्ट मुझे कितना आना चाहिए, दैट इज I is 3, R is external load 4, that is 12। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और है। मैं देखता हूं यहां मुझे वोल्टेज ड्रॉप इतना नहीं मिलता है। सब ये मुझे सपोज लेट सपोज दिस इंटरनल रेजिस्टेंस आई हैव टेकन इज 2 वैल्यू। अगर ये 2 वैल्यू है बेटा, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं मुझे ये कितना मिलता है। तो लेट अस मेक दिस करंट क्लियर। अगर मैंने पहले ये 3 लिया था तो मुझे 12 आना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं, मैं इसको 2 लेता हूं, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस मुझे सीरीज में नजर आती है, इनकी टोटल बनेगी 4 + 2 is 6। तो एक्चुअल करंट सॉरी यहाँ पे क्या बननी चाहिए R + R, क्योंकि यहाँ पे दूसरा R भी मैंने रखा है लेकिन मैंने यूज नहीं किया, ये सोर्स के अंदर का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसको R लिखूंगा। तो मैं देखूंगा ये बनेगा 12/4 + 2 6, 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट एक्चुअली जा रही है। तो 2 एम्पियर के एतबार से मैं ऑब्जर्व करता हूं इसके अक्रॉस में कितनी वोल्टेज मुझे मिल रही है, तो दैट इज 2 × 4, और ये बनेगा यहाँ पे 2 एम्पियर, और ये बनेगा 20, दैट इज 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस में मुझे 8 वोल्ट आना चाहिए, और आता भी है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूं अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती सच में तो मुझे यहाँ के अक्रॉस में 12 ही आना चाहिए था, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं मुझे 8 वोल्ट आता है। और रिमेनिंग कहां जाता है, टोटल पोटेंशियल इज 12, 8 यहां आ गया, तो रिमेनिंग 4 मुझे यहां आता है, क्योंकि 2 करंट जाती है, 2 यहां पे रेजिस्टेंस है, तो I × R 2 2s are 4 बनता है, तो यहां IR बनता है 4 वोल्ट। तो टोटल मिला के 12। ये जो IR है ये किसकी वजह से बना है, वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर क्यों होता है ये, क्योंकि अंदर भी इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसी की हम बात करते हैं। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग आयंस विद इन एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसी के बारे में हम आपसे बात करते हैं बेटा। तो लेट वी डिस्कस this point with you, internal resistance of a cell or a battery। देखिए बेटा internal resistance, तो you know it is opposition offered
within the electrolyte by the conduction of the current. So बेटा हम बात करें, we know that previous relation से हम बता सकते, we know that, क्या मालूम है हमें, applied potential drop across the terminals of a cell or a battery is measured as EMF minus IR. तो यहां पे जाके जो R है इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहां जाके हम इसकी रिलेशन बना सकते हैं, तो हम इसको यहां ला सकते हैं, तो हमारे लिए IR क्या बनेगा, EMF, और इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा V, ये माइनस से प्लस हुआ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R यहां मिलेगा हमें EMF माइनस V अपॉन I। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी जिसकी हम यहां बात करते हैं, ये आपको पता है जिगर ये विदिन है, लेकिन बाहर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि विदिन, ये विदिन एक्चुअली इसके बीच में है, लेकिन ये मतलब है सेल का ही पार्ट, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। इसके अक्रॉस में हम एक एक्सटर्नल लोड लगाते हैं आर, एक्सटर्नल लोड, और यहां से करंट थ्रेड होती है से आई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये प्लस टर्मिनल, और ये माइनस, और ये इसका EMF E है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, जब हम I को मेजर यहाँ करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, I को मेजर करते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, R इज इक्वल टू EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन V इज इक्वल टू IR, I is equal to, for this part, V upon R. So dividing V upon R here. तो बेटा हमें क्या ऑब्जर्व होता है, R is equivalent to EMF minus V upon V multiple with R. तो अगर आप V को सेपरेट टर्म्स के साथ डिवाइड करोगे तो ये बनेगा EMF upon V minus V upon V is 1 into R. This relation we have deduced is the required relation. This is required relation. और बेटा ये जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल्स एंड एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, तो बेटा ये रिलेशन बड़ी अहम है। कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, ये प्रैक्टिकली पोटेंशियोमीटर में भी जरूरत पड़ेगी। पोटेंशियोमीटर में जाके हम इसी फॉर्मूला से सेल और बैटरी को जुड़े हुए पोटेंशियोमीटर की मदद से उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। थ्योरेटिकली भी हमें ये एग्जाम में, और प्रैक्टिकली एज प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर भी है, तो ये एप्लीकेबल रिलेशन हम याद रखेंगे आगे इसी टॉपिक में, पोटेंशियोमीटर से हम जोड़ेंगे। तो बेटा इस रिलेशन के साथ में जुड़ता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जहां से भी आपको करंट का इफेक्ट आता है, करंट की एनर्जी आती है, पहले उस सोर्स के अंदर जहां से चेंज होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसमें ऑलरेडी मौजूद होता है। इसके बाद बाहर जाके जब सप्लाई होता है सर्किट्स में जाके, वहां जाके अलग वोल्टेज ड्रॉप इफेक्ट होता है। इसके दूसरे पार्ट में इसी बात में आपको मैं कनेक्ट करता हूं बेटा। तो इस पार्ट के साथ दूसरा पार्ट इसी लेक्चर को होगा, कंटिन्यू लेक्चर है, तो लेट अस हैव द वेट फॉर दैट।